नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एग्ज़ाम क्रांति में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ दिन साथियों ब्रेक हो गया था। अब आइए आपके सामने मैं बाल मनोविज्ञान का 7वां प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके सामने। ये आप देख सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो आइए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आपकी क्लास को। और साथियों, अगर थोड़ा सा ब्लर आएगा तो आप क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 1 की शुरुआत करते हैं आप सबके सामने, और प्रश्न संख्या 1 का आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने प्रश्न कर रहा है साथियों कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। अर्थात एक शिक्षक जब मूल्यांकन दे रहा है बच्चों को, तो उस समय किस सावधानी बरतने की अत्यधिक आवश्यकता होनी चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है साथियों, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वो बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साथियों, छात्रों के बीच तुलना करना। अर्थात ऑप्शन नंबर बी का कहने का साथियों मतलब है एक छात्र से दूसरे छात्रों के बीच में कंपैरिजन अर्थात तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा साथियों, कह रहा है कि छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। ये तो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है साथियों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो साथियों आपको बता दें, इसका पहला आंसर होगा छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वो बेहतर ढंग से कार्य कर सके। यदि आप छात्रों के बीच में तुलना करते हैं तो दूसरों के छात्रों के बीच में नेगेटिविटी आएगी, तो छात्र पढ़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। छात्रों के बारे में नकारात्मक बताएंगे तो भी छात्रों के बीच में नेगेटिविटी आएगी। और छात्रों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान में छाड़ देंगे तो एक छात्र दूसरे छात्र को देख करके कुंठित हो जाएंगे। चलिएगा, अब मैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। मापन के अंतर्गत आता है साथियों, क्या आता है? बुद्धि परीक्षण आता है, व्यक्तित्व परीक्षण आता है, ए और बी अर्थात बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण दोनों आते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो साथी इसका उत्तर जो होगा सी होगा, ए और बी दोनों। बुद्धि परीक्षण भी मापन के अंतर्गत आता है, व्यक्तित्व परीक्षण भी मापन के अंतर्गत आता है। चलिएगा साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का रहा है साथियों, प्रश्न संख्या 3 पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का रहा है कि खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। प्रयोग विधि खेल पर आधारित है, 1 मिनट साथियों बने रहिएगा। प्रयोग पर आधारित विधि है, या किंडरगार्टनर विधि है, या सामूहिक परिचर्या विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको पता भी होगा, खेल पर आधारित जो शिक्षण विधि की बात करता है वो किंडरगार्टनर विधि है, बालोद्यान विधि, जिसे आपने नाम ने सुना है। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करिएगा सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल अर्थात जो जिसका मेल न हो शिक्षक सहायक सामग्री है? रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, ग्रामोफोन है। इस प्रश्न में साथियों अत्यधिक कन्फ्यूजन भी होता है। इस प्रश्न को ध्यान से आप सभी सुनिएगा साथियों। इसका सही उत्तर टीवी होगा। जो टीवी है ये एक शिक्षक का बेमेल सहायक सामग्री है। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर मैं 5 की बात करूंगा आप सबके सामने। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है किसी समस्या के समाधान हेतु क्या आवश्यक है? किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तर्क आवश्यक होता है कि भय आवश्यक होता है, या आक्रोश आवश्यक होता है, या जानकारी? तो साथियों आपको बता दें, किसी समस्या का समाधान करने के लिए आक्रोश तो बिल्कुल गलत है, आप जान रहे हैं। भय भी बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन आपके सामने 2 बचते हैं, एक तर्क और एक जानकारी। जब आदमी के पास जानकारी होगी तो समस्या का समाधान ऑलरेडी पहले कर चुका होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी भी गलत होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी समस्या का समाधान करने के लिए तर्क वितर्क आप गांव में सुने होंगे, हमें उसकी ज़रूरत होती है। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 6 इम्पॉर्टेंट भी, आप सभी जानते भी होंगे। इसका उत्तर देने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के प्रतिपादन करता है कौन है साथियों? स्किनर है, कोहलर है, लेविन जी है, या कार्ल रोजर्स है? प्रश्न क्या कर रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादन करता कौन है?
तो साथियों इसके प्रतिपादनकर्ता कोहलर जी है। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक करिएगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या यही मैं 7 की बात कर लेता हूँ। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साथियों, उनको अपने विद्यार्थी की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साथियों, विद्यार्थियों के मध्य उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साथियों, ए और बी दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है साथियों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उनको अपने विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल यही ऑप्शन सही भी है, ए सही आंसर है। बी गलत क्यों है मैं आपको बता दूं साथियों, विद्यार्थियों के मध्य उनकी प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं होता है यदि वो छात्राओं की समस्याओं को हल न कर पाए। बी गलत हो गया अर्थात तो सी भी गलत हो जाएगा, डी तो होगा नहीं, तो अर्थात ऑप्शन नंबर क्या सही होगा साथियों, ए सही होगा। चलिएगा साथियों, अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, इसका उत्तर देने का आप सभी साथी प्रयास करिएगा। व्यक्ति को जीवन संबंधी समस्याओं के लिए तैयार करना शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य या होना चाहिए, यह कथन किसका है? स्पेंसर का है, या एडरसन का है, या हर्बर्ट स्पेंसर का, या टीक का है? तो साथियों इसको आप याद कर लीजिएगा। व्यक्ति को जीवन संबंधी समस्याओं के लिए तैयार करना शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य होता है, यह कथन साथियों एडरसन जी का है। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 9 की मैं बात करूंगा। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर देने का आप सभी साथी प्रयास करिएगा। सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है, किस विद्वान का विचार है? ये रास का विचार है, मन का विचार है, गेट्स का विचार है, स्किनर का विचार है। साथियों इस प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न कह रहा है साथियों कि सीखने में उतार चढ़ाव आता है, किस विद्वान का ये मत है? इसका उत्तर देने का आप सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिएगा साथियों, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, स्किनर ने कहा था कि सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है। चलिएगा साथियों, आप अगले प्रश्न की बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है साथियों, इसका सभी उत्तर आप देने का प्रयास करिएगा। निम्न में से कौन शिक्षा को नियंत्रित करता है? समाज शिक्षा को नियंत्रित करता है, या राज्य करता है, या समुदाय करता है, या उपयुक्त सभी? तो साथियों यहाँ पे जो आपका सही और सटीक उत्तर होगा उपयुक्त सही होगा। समाज भी शिक्षा को नियंत्रित करता है, राज्य भी शिक्षा को नियंत्रित करता है, समुदाय भी शिक्षा को नियंत्रित करता है। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुँचता है और फिर वहीं रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं? साथियों ध्यान से सुनिएगा, जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुँचता है और फिर वहीं रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ज्ञानावरोध कहते हैं, उसे उत्साहवरोध कहते हैं, या क्षमतावरोध कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इस कंडीशन में इस शर्त को हम ज्ञान अवरोध कहते हैं। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 के उत्तर देने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है साथियों, निदेशक होता है, पर्यवेक्षण होता है, कि पर्यवेक्षक होता है, या निरीक्षक होता है? आप सभी उत्तर देने का प्रयास करिएगा साथियों। सुपरविजन का अर्थ क्या होता है? तो साथियों आपको बता दें, सुपरविजन का अर्थ जो होगा वो पर्यवेक्षण होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 की यही बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है? पाठ्यक्रम पे होता है, शिक्षण विधि पे होता है, अनुशासन पे होता है, उपयुक्त सभी पे होता है? तो साथियों उसका सटीक और सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। राज्य का पूर्ण नियंत्रण साथियों पाठ्यक्रम पे भी होता है, शिक्षण विधि पे होता है, अनुशासन पर भी होता है। तो अर्थात आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिएगा साथियों, अब मैं प्रश्न संख्या 14 की बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 14 आप सभी के सामने, इसका प्रश्न का उत्तर देने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा। शिक्षक को समाज की संस्कृति का क्या माना जाता है? एक शिक्षक को समाज की संस्कृति का क्या माना जाता है साथियों? वाहक माना जाता है, पोशाक माना जाता है, नाशक माना जाता है,
विरोधी माना जाता है। तो साथियों आपको बता दूं, शिक्षक को समाज की संस्कृति माना जाता है, एक वाहक के रूप में माना जाता है। वाहक का मतलब क्या होता है साथियों? एक जगह से दूसरी जगह शिक्षा को ले जाने वाला, अर्थात पहुंचाने वाला। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा बिना समय गंवाए। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? साथियों इसका उत्तर दीजिएगा आप। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? मतलब कि एक अध्यापक जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 की एक कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहा है, एक साथ शिक्षण दे रहा है, उस समय उस कक्षाओं को एक साथ जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसका पढ़ाना क्या कहलाएगा? बहुकक्षा का शिक्षण कहलाएगा या बहुस्तरीय शिक्षण कहलाएगा, ए बी दोनों कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दूं, इसका आंसर, सही आंसर जो होगा बहुशिक्षण होगा। जब कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ शिक्षा दिया जाए तो बहुशिक्षा शिक्षण कहलाता है। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 16 की मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कह रहा है, किसका प्रयोग ध्वनि को सरल, सहज एवं स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न आपके सामने नया भी होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा। किसका प्रयोग ध्वनि को सरल, सहज एवं स्पष्ट बनाने का प्रयोग किया जाता है? शून्य ट्यूब का, रेडियो का, टेप रिकॉर्डर का, वीडियो का। तो साथियों आपको बता दें, शून्य ट्यूब एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग किसी भी ध्वनि को सरल और सहज बनाने में, स्पष्ट में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिएगा साथियों, 1 मिनट बने रहिएगा इसी तरह से। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का आप सभी साथी प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 17, चलिए प्रश्न संख्या 17 आपको दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, अब आपको दिख रहा होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है, सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान रखता है सिवाय, अर्थात किसके सिवाय सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान रखता है? हमें इसमें एक विकल्प छांटना साथियों। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए। सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान रखता है सिवाय, किसके सिवाय? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी, इस प्रश्न को आप समझिएगा तब उत्तर देने का प्रयास करिएगा। इस प्रश्न को आप साथी समझिएगा तब उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों के, या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के, या विद्यार्थियों की त्रुटियों के, या विद्यार्थियों की क्षमताओं के। इस प्रश्न का आप सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है और ये प्रश्न आपके लिए नया भी हो सकता है। बहुत से साथियों के सामने पहली बार ये प्रश्न आया होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने का आप सभी साथी प्रयास करेंगे। कह रहा है कि सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान करता है। भैया, हमें बच्चों को किसके सिवाय, हम जब किसी छात्र को सिखाते हैं, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का ध्यान रख के सिखाते हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रख के सिखाते हैं, विद्यार्थी त्रुटि करते ये भी ध्यान रख के सिखाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए, इसके सिवा तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे लॉक करिएगा। और प्रश्न नंबर 18 की बात करें साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। कैसी विधि है शिक्षा मनोविज्ञान? आत्मनिष्ठ विधि है, या वस्तुनिष्ठ विधि है, या ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो दोनों विधि है, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि दोनों विधि है। चलिएगा साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न संख्या 19 आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 19, इसका उत्तर देने का आप सभी साथी प्रयास करिएगा। इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? क्रियाशीलता का, या अच्छी अंतर्दृष्टि का, या खोजपूर्ण प्रवृत्ति का, या उपयुक्त सभी? तो साथियों आपको बता दें, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, हमेशा कोई न कोई कार्य करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। अच्छी अंतर्दृष्टि, इसको अभी आप बी को रोक के रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी दो बार हो गया साथियों, यहाँ पे सी होगा, ये सी होगा ऑप्शन। ये खोजपूर्ण प्रवृत्ति, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो खोजपूर्ण प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो सृजनात्मक जो बालक होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनमें अच्छी अंतर्दृष्टि हो। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। चलिएगा साथियों, यहीं प्रश्न नंबर मैं 20 की बात कर लूँ, ब्रेल लिपि किसके लिए उपयुक्त होती है? चलिएगा साथियों, उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अधिकांश साथी इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। दृष्टिबाधित बालकों के लिए, श्रवण बाधित बालकों के लिए, अस्थिबाधित बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा साथियों, ब्रेल लिपि की मैं बात करूँ, ब्रेल लिपि
का जो उपयोग किया जाता है वो अंधे बालकों के लिए किया जाता है, अर्थात जो बालक नहीं देखते हैं। तो अर्थात किसका प्रयोग? दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये 20 प्रश्न आपके आज रहे। अब जो अगली 8वीं प्रैक्टिस सेट आएगी और उसमें अच्छे प्रश्न होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद साथियों।